तो गॉस थ्योरम कूलम्ब्स लॉ का सब्स्टिट्यूट है, और कूलम्ब्स लॉ का सब्स्टिट्यूट की जरूरत क्यों पड़ी? कूलम्ब्स लॉ के सब्स्टिट्यूट की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों पड़ी? क्योंकि वो बहुत लेंदी मेथड था। कैसा मेथड था? एक छोटे से टुकड़े का रिलेटिव निकालना, इंटीग्रेट करना, लाइन चार्ज, सरफेस चार्ज, वॉल्यूम चार्ज, सब में। तो कूलम्ब्स लॉ का की जरूरत क्यों पड़ी? लेंदी मेथड, सही? हाँ। और हमारे लिए बड़ी मुश्किल था उसको बार बार सॉल्व करना, तो उसका सब्स्टिट्यूट हो गया ये। ठीक है, खत्म करते हैं जल्दी से, टाइम थोड़ा सा छोटा चैप्टर, बहुत ही आसान, बहुत ही कम चीजों को जानना है, ज्यादा कुछ नहीं जानना है, लेकिन जो जानना है वो मैं पहले डिसाइड कर दूं, पहले बता दूं कि क्या क्या चीज हमें रिक्वायरमेंट होने वाली है, किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो गॉस थ्योरम में हम एक्चुअली कूलम्ब्स लॉ का एक तरह से सब्स्टिट्यूट पढ़ेंगे, यानी कूलम्ब्स लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे वहां पे, यहाँ पे गॉस थ्योरम से निकालेंगे। क्या मतलब है इसका? तो बच्चों गॉस थ्योरम पढ़ने के लिए रिक्वायरमेंट हमें जिस चीज की है वो है पहले एरिया वेक्टर। एक्चुअल में एरिया वेक्टर नहीं है, एक्चुअल में एरिया क्या है? स्केलर। कौन सा एरिया? बड़ा एरिया। छोटा एरिया वेक्टर है, ये छोटा एलिमेंटल एरिया क्या है? वेक्टर। वो वेक्टर लॉ को फॉलो करता है, लेकिन बड़ा एरिया वेक्टर नहीं है। तो अगर बड़ा एरिया वेक्टर नहीं है, लेकिन यहां पे हम वेक्टर की तरह उसको ट्रीट कर रहे हैं पहले पॉइंट समझ में, तो एरिया वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, और एरिया वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहे हैं क्योंकि रिक्वायरमेंट है वैसी हमें, वैसी क्या है हमें? रिक्वायरमेंट। और किसी भी चीज को वेक्टर की तरह ट्रीट करने तो हमारे पास दो रास्ते होते हैं, मतलब दो चीज की रिक्वायरमेंट होती है, एक बोलो मैग्नीट्यूड और दूसरा, तो मैग्नीट्यूड छोटा एरिया है तो डी है, और बड़ा एरिया तो हम जानते हैं हाफ बेस इनटू हाइट, एल इनटू बी, या जो भी पाई स्क्वायर या जो भी। और अगर ये कब है? छोटा एरिया तो डी है, बड़ा एरिया तो हमें पता है, बोलो। और डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू सरफेस, परपेंडिकुलर टू सरफेस, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। आउटवर्ड का क्या मतलब है? मान लो एक डिस्क लिया तो तुम्हारी मर्जी, इधर ले लो या इधर ले लो, फर्क नहीं पड़ता, एरिया वेक्टर। डायरेक्शन की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर क्लोज सरफेस है तो एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड होगा, हमेशा कहां होगा? आउटवर्ड। तो अगर प्लेन सरफेस है, एक ही सरफेस है, तो इधर लो या उधर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर एरिया क्लोज सरफेस का है तो कहां रहोगे? आउटवर्ड। आउटवर्ड मतलब इनवर्ड नहीं, आउटवर्ड। सुनाई दिया सबको? तो एरिया वेक्टर के बारे में तुम जानते हो। इसके अलावा मैंने जस्ट अभी वेक्टर पढ़ाया है, उसमें भी एरिया निकलवाया था क्रॉस प्रोडक्ट में। 7 पॉइंट के आखिरी के 3 पॉइंट एरिया थे, कौन बताएगा क्या क्या 3 पॉइंट के आखिरी के? किसी ट्रायंगल के दो साइड वेक्टर ए और वेक्टर बी से बने, किसी ट्रायंगल के दो साइड वेक्टर ए और वेक्टर बी से बने, तो ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया कितना होगा बच्चों? ए क्रॉस बी मॉड बाई 2, और वेक्टर फॉर्म में ए क्रॉस बी, वेक्टर फॉर्म में ए क्रॉस बी। कैसे है बताना है क्या मुझे? मान लीजिए ये बी है, तो ये कौन है? अगर ये थीटा है तो ये कौन है? बी का साइन थीटा। और ये ए है तो ये ए का क्या है? मॉड। अगर मैं इसको जोड़ दूं तो ट्रायंगल के लिए क्या होगा? हाफ बेस इनटू हाइट। क्या होगा? और हाफ बेस इनटू हाइट, यानी एरिया अगर यहां से निकालें ट्रायंगल का तो हाफ बेस कितना है बच्चों? ए मॉड, हाइट कितना है? बी मॉड का साइन थीटा। और ये कितना होता है? ए क्रॉस बी का मॉड बाई 2। ये तो एरिया का ट्रायंगल का एरिया हो गया ना, तो क्रॉस प्रोडक्ट से एरिया ऑफ ट्रायंगल मिलता है, काम खत्म। पहले भी बता चुका हूं, याद रखा होना चाहिए। कोई दिक्कत किसी को? आगे लेकिन और भी मैंने बताया था। क्या बताया था? कोई बताएगा इसके बाद का पॉइंट क्या था? 7वां, ये 6वां पॉइंट, 5वां पॉइंट था। कौन सा पॉइंट था मेरे वेक्टर का? यानी क्रॉस प्रोडक्ट का ये 5वां पॉइंट था। 6वां कौन बताएगा?
बहुत बढ़िया। और कोई बताएगा? छठवां पॉइंट कोई और बताएगा? सातवां पॉइंट बताएगा कोई? सातवां आखिरी पॉइंट क्रॉस प्रोडक्ट का। अगर सलेक्शन पाना है ना, पढ़ना छोड़ो, याद करना शुरू करो। मेरी बात समझ में आई? क्योंकि मैं बहुत साल से पढ़ा रहा हूं और जो कमी है वो यही है, बच्चों को याद ही नहीं है ना टाइम से। अरे मेरी बात मानो भाई, सब बात नहीं मान के अपना नुकसान कर देते हैं। खूब पढ़ो। पहला काम है मेरा नोट्स रखना, दूसरा काम है कुछ भी और नोट्स। चलो जाने तो मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, मैं बहुत महान हूँ, लेकिन तुम लोगों को विश्वास नहीं होगा जब तक रटोगे नहीं तब तक पता कैसे चले। सही? जैसे आज मैंने एरर पढ़ाया, उसके बाहर कोई क्वेश्चन निकाल के दिखा दो पार्टी में इधर से, उससे बाहर कोई क्वेश्चन निकाल के जो उससे नहीं होगा जितना आज मैंने पढ़ाया, या जो मैंने एरर पढ़ाया उसमें ना नहीं है तो। सही? अरे समझ में आया? तो जल्दी करो, रटना शुरू करो, अब कहाँ टाइम है। तो अगर कोई पॉइंट ए है तो उसका पोजीशन वेक्टर ए है, ये पॉइंट बी है उसका पोजीशन वेक्टर बी है, ये पॉइंट सी है उसका पोजीशन वेक्टर सी है। तो ये वेक्टर निकालो, ये वेक्टर निकालो और क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, बाय 2 कर दो, एरिया आएगा। यानी एरिया निकालोगे तो क्या निकालोगे? ये वेक्टर बी माइनस ए होगा ना वेक्टर, पता है ना बच्चों? और वो वेक्टर निकालोगे तो सी माइनस ए, दोनों क्रॉस प्रोडक्ट मॉड लेके बाय 2 कर दोगे तो क्या आएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल। और ये सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैंने अभी भी रिवाइज कराया था वेक्टर। तो आ जाएगा a क्रॉस b, b क्रॉस c, c क्रॉस a, ये abc पोजीशन वेक्टर है का मॉड बाय 2। अगर वेक्टर फॉर्म में चाहिए तो मॉड हटा देना, मॉड मत रखना, यही वेक्टर है क्योंकि एरिया वैसे भी परपेंडिकुलर सरफेस होता है और ये परपेंडिकुलर सरफेस ही तो आता है क्रॉस प्रोडक्ट से। बोलो बच्चों। और तीसरा पॉइंट क्या बताया? ये छठवां था मेरे क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैंने पढ़ाया है 7 पॉइंट, उसमें ये 5वां था, ये 6वां था। 7वां कौन बताएगा? किसी पैरेललोग्राम के, किसी पैरेललोग्राम का अगर ये वेक्टर कौन है? ए, और ये वेक्टर कौन है? बी। वेक्टर छोड़ो, सॉरी ये नहीं चाहिए। डायगोनल ये कौन है? D1, और ये डायगोनल कौन है? D2। तो D1 क्रॉस D2 करने से इस पैरेललोग्राम का 2 गुना आता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का डबल। सुनाई दिया? डायगोनल का क्रॉस प्रोडक्ट करके बाय 2 करोगे तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आएगा। सुनाई दिया? बोलो बच्चों। रट गया ये? तो एरिया के बारे में जो जो चाहिए हमारे सामने हो गया। सही है? अगर मैं जल्दी से कहूं एरिया निकाल के बताओ, ये क्वेश्चन कराया था उस दिन। 001 020 002 सुनाई दिया? कौन बताएगा क्रॉस प्रोडक्ट मतलब एरिया, एरिया वेक्टर? तो क्या करूं? साइड निकाल दूं? अरे बोलो, क्या मैं इसको ए मान लूं, इसको बी मान लूं, इसको सी मान लूं? सही है? तो मैं एरिया वेक्टर निकाल लेता हूं। ए बी बताओ 2j माइनस के, नहीं ये तो 1 होता है, सॉरी 100 ना बच्चों। हाँ ठीक है 100। तो ये कौन सा वेक्टर है? 2j, और ये कौन सा वेक्टर है? 1i। तो 2j माइनस 1i, यानी यहां पे i j k, और ये वेक्टर i कितना? 1, j कितना? -1, j कितना? k कितना? समझे कि नहीं? कैसे किया? इसमें से इसको माइनस किया तो 2j माइनस 1i। बोलो बच्चों। अच्छा ये बताओ 2k माइनस 1i, तो i कितना? j कितना? और ये कितना? ऐसा क्रॉस प्रोडक्ट ले लो तो तुम्हें एरिया वेक्टर मिल जाएगा कि नहीं? बाय 2 करके, यानी हाफ। बाकी तुम जानते हो 1 को छोड़ो, i को छोड़ो, 2 × 2 4 -0 याद आएगा i के साथ, और j के साथ माइनस आता है। तो इस रो इस कॉलम को छोड़ दो, -2
माइनस 0 खत्म, और प्लस के कौन बोलेगा, इस रो और कॉलम को छोड़ दो, 0 माइनस -2। तो सबको एरिया निकाला आता है, एरिया निकाला सबको आता है, क्रॉस प्रोडक्ट करना आता है, बाई 2 कर देना वहां पे हाफ, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया है, नहीं तो दिक्कत होने वाली है। स्टोरी समझ में आ गई। तो एरिया के बारे में जो जो चाहिए इस चैप्टर में मैंने अब तक बता दिया। एक चीज और चाहिए, और ये थोड़ा इमेजिनेशन की बात है, सुनना बच्चों। क्या लगता है अगर मैं इधर एक्स एक्सिस से टॉर्च मारूं, टॉर्च, तो ये जो एरिया है, ये ट्रायंगल है, उसका प्रोजेक्टेड एरिया, किधर से टॉर्च मार रहा हूं, एक्स वाई जेड, किधर से टॉर्च मार रहा हूं, तो उसका प्रोजेक्टेड एरिया कौन बताएगा कितना आएगा। ये कितना था 001, अरे नहीं 100, ये कितना था, और ये कितना था। तो इससे अगर इधर से टॉर्च मारूं तो ये किस पे इमेज बनाएगा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि वाइजेड प्लेन पे बनाएगा, किस पे बनाएगा, वाइजेड प्लेन पे। तो बच्चों क्या समझ में आया कि इधर से अगर हम टॉर्च मारे तो ये और ये कौन सा प्लेन है, वाइजेड प्लेन। इसकी इमेज क्या तुम्हें लगता है कि वाइजेड प्लेन से बाहर जाएगी, मतलब ये इस वाइजेड जो हमने अभी बनाया उससे उधर जाएगी क्या, क्योंकि ये एंड कहां पे है बच्चों, वो एंड एकदम एक्स वाई प्लेन पे, कहां पे है, और ये सामने है जेड पे। तो टॉर्च मारोगे तो एक्स वाई प्लेन के साइड पीछे तो नहीं जाने वाली है, अरे बोलो, और ये एंड तो यहीं पर है। कौन बताएगा इसका प्रोजेक्शन कितना होगा, प्रोजेक्शन समझ रहे हो, क्या तुम्हें दिखता है ये, क्या तुम्हें दिखता है कि इसका प्रोजेक्शन ये वाला होगा, क्या तुम्हें दिखता है इसका प्रोजेक्शन ये वाला हो गया, बोलो बच्चों, क्या तुम्हें दिखता है इसका प्रोजेक्शन ये वाला होगा, बोलो भाई, बस ये सब मत बोलो, 5 बार बोल चुका हूं, फिर से सोच के बोलो। इधर से टॉर्च मारने से इसका प्रोजेक्शन एक्स वाई पे यही वाला होगा, ये वाला होगा, क्या ये तुम्हें दिखता है, ये वाला होगा, बोलो, तो कितना होगा इसका प्रोजेक्शन, यानी प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस, नहीं, प्रोजेक्शन ऑन वाई जेड प्लेन, यही ना बच्चों, कितना, ऐसा कुछ है, हाइट कितना है 2, बेस कितना है 3, तो एरिया कितना हो जाएगा, तुम समझ रहे हो, क्या सही है। अगर यही ऊपर से टॉर्च मारा जाए, ऊपर से, तो ये प्रोजेक्शन ये वाला होगा, सबको समझ में आता है क्या, बोलिए बोलिए, ये वाला प्रोजेक्शन होगा हमारा, सुनाई दे रहा है, ये वाला प्रोजेक्शन होगा। तो प्रोजेक्शन ऑन क्या, एक्स जेड प्लेन, क्या होगा बच्चों, एक्स जेड प्लेन, बेस कितना होगा ये वाला 1, और ये परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 3, और ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, क्या सबको समझ में आता है। तो ये उसका प्रोजेक्शन होगा, एंड ऐसे ही क्या करेंगे, इधर से टॉर्च मारेंगे जेड से, तो प्रोजेक्शन तीसरा तुम समझ रहे हो, समझ गए ना। तो ये प्रोजेक्शन इसका कितना हो जाएगा, तुम देख रहे हो है ना, बेस कितना हो जाएगा 1, और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 2, हाँ बेस इंटू हाइट से एरिया निकल जाएगा, प्रोजेक्शन एरिया है ना। अब बताओ मुझे, क्लियर है ये सबको, पक्का समझ में आ रहा है। तो ये हमारा यही प्लेन, ये वाला देख लो, ये कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, ये कौन सा है, और ये कौन सा है। अगर मैं एक्स एक्सिस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को देखूं, कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड को देखूं, तो ये एक्स वाले प्लेन को कट करेगा क्या। अगर मैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं, तो एक्स वाई प्लेन और एक्स जेड प्लेन, यानी एक्स वाई प्लेन और एक्स जेड प्लेन को कट नहीं करेगा, बोलो, यानी एक्स एक्सिस की इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स जिसमें इन्वॉल्व है उस प्लेन को कट
नहीं करेगा, जिसमें एक्स इन्वॉल्व नहीं है उसको कट करेगा। करेगा कि नहीं? बोलो बच्चों। तो ये जो प्लेन है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स की अगर है तो वाईजेड को कट करेगा। फील कर रहे हो? ये कौन सी फील्ड है? जेड। ये किसको कट करेगा? एक्स वाई को। वो उस प्लेन को कट नहीं करेगा जिसमें जेड है, यानी जेड एक्स को नहीं करेगा, जेड वाई को नहीं करेगा। सुनाई दिया? ये दिख रहा है ना? दिख रहा है ना? और ये कौन सी फील्ड है? तो इसमें ये वाई जेड या वाई एक्स को कट नहीं करेगा, जिसमें वाई नहीं है उसको कट करेगा। ये व्हील आया? तो एक्स की इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको सुन के कुछ याद आता है क्या तुम लोगों को? इस अभी अभी जो बताया उसको सुन के क्या? और कुछ? और कुछ? और कुछ? एक पार्टिकल v वेलोसिटी से 3i 4j 5k से जा रहा है और तीनों मिरर है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स पे मिरर है। सुनाई दिया? क्या है? मिरर है। तो सही है? सही है ना? तो तीनों में मिरर है। तो क्या बोला था मैंने? अगर कोई वेलोसिटी, कोई पार्टिकल, अगर कोई पार्टिकल एक्स एक्सिस की तरफ आ रहा है तो एक्स इस वाले दोनों प्लेन को वो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पे रिवर्स हो जाएगा। बोलो बच्चों, पता नहीं क्या बोले, आराम से आराम से। ये बताओ, ये एक्स एक्सिस में आ रहा है वेलोसिटी, तो वाईजेड प्लेन से टकराने के बाद, किसे टकराने के बाद एक्स की वेलोसिटी रिवर्स हो जाएगी। टकरा के क्या हो जाएगी? रिवर्स। याद है रेड का बात हुआ था, लाइट का? अरे बोलो। वाई में जो आ रहा है, वाई में जो आ रहा है वो एक्स जेड पे टकरा के रिवर्स हो जाएगी और तीसरे वाला तीसरे पे रिवर्स हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई? इसका मतलब कि अगर एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स पे, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स पे क्या है? तीन प्लेन है आपस में, मिरर की तरह मिरर तीन लगे हुए हैं। तो कोई भी वेलोसिटी vxi vyj vz जब आएगी तो एक वेलोसिटी vx yz प्लेन से टकरा के रिवर्स हो जाएगी, फिर दूसरी वेलोसिटी दूसरे वाले प्लेन से टकरा के रिवर्स हो जाएगी और तीसरी वेलोसिटी तीसरे से टकरा के रिवर्स हो जाएगी। यानी एक बार, दो बार और तीन बार टकराने के बाद जब रिवर्स होके जाएगी तो टोटल माइनस vxi vyj और vz के हो जाएगी। सुनाई दिया? बोलो। vx वाली एक बार टकरा के रिवर्स हो जाएगी, फिर vy रिवर्स होगी, फिर vz रिवर्स होगी, होगी कि नहीं? और रिवर्स होकर पूरी की पूरी वेलोसिटी माइनस साइन होकर चली जाएगी। ऐसा एक क्वेश्चन ऑप्टिक्स में था। तो वही तो है ये, समझ गए? तो एक्स की जो वेलोसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स की, वो वाईजेड से टकराएगी और उसको थ्रेड करके जाएगी। लाइट में वो रिवर्स हो जाती है क्योंकि मिरर है, तो लाइट में वही क्या हो जाती है? रिवर्स, क्योंकि मिरर है। यहाँ पे मिरर नहीं है तो उसे टकरा के थ्रेड करके चली जाएगी, थ्रेड करके, और थ्रेड करके जाएगी तो उसको कहते हैं फ्लक्स। बातें पढ़ेंगे, क्या कहते हैं उसको? फ्लक्स ऐड हो, उसको कहते हैं कि फ्लक्स इससे पास हो, मतलब फ्लक्स इसमें इंक्लूडेड है, यानी फ्लक्स बाउंडेड है, ऐसे बोलते हैं। सुनाई दिया? ऐसे ये कौन है? एक्स वाई, इससे कौन टकराएगी? क्योंकि एक्स एक्सिस वाले से नहीं टकराएगी, वाई एक्सिस वाले से टकराएगी नहीं। समझे कि नहीं? तो कौन से टकराएगी? सुनाई दिया? अरे बोलो। चलो, जब आईटी 20% वाला दे सकता है एग्जाम रैंडम एरर, तो कुछ भी हो सकता है। नहीं, आगे बढ़े? ठीक है। ये तुम मेरे ख्याल से तब से मैं तो हम लोग एरिया वेक्टर समझ गए। एरिया वेक्टर को थोड़ा ऑब्जर्व करना समझ गए। इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट किस एरिया को कट करेगा, थ्रेड करेगा, और किस एरिया को थ्रेड नहीं करेगा, समझ गए। ये आगे काम आएगा फ्लक्स में। सही है? समझ गए इतना? ठीक। दूसरा, थोड़ा ध्यान से। दूसरा ज्यादा नहीं पढ़ा ना, कम पढ़ा ना मुझे, नहीं मतलब दो तरीके की पढ़ाई होती है ना। सॉलिड एंगल। दूसरा क्या है? सॉलिड। ठीक ना? क्या मस्त पढ़ा था मैं इसको। प्लेन एंगल, तुम्हें पता है प्लेन एंगल क्या बताता है? एक पॉइंट के चारों तरफ का रीजन जितना कवर्ड है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है प्लेन एंगल। क्या बोला मैंने सामने? क्या?
प्लेन एंगल एक पॉइंट के, एक प्लेन में एक पॉइंट के चारों तरफ का रीजन कितना कवर्ड है उसको बताने का तरीका है 90 डिग्री। ये 90 डिग्री रिलेटेड टू 360 है कि अगर एक पॉइंट के चारों तरफ के रीजन का अगर पूरा कवर्ड है 360 बोले तो 1/4 90 होगा। फिर से सुनो, मेरे वर्ड्स पे ध्यान दो। प्लेन एंगल हमें बताता है कि एक पॉइंट के चारों तरफ के रीजन का कितना पार्ट कवर्ड, सही। लेकिन ये जानने के लिए एक सेंटेंस देता है कि अगर चारों से कवर्ड है 360 होता है डिग्री में, तो बोले कि 90 कितना कवर्ड करके रखेगा, तो तुम्हें समझ में आएगा 360 में पूरा तो 90 में 1/4। यानी ये एक तरह से विजुलाइज करने का एक तरीका है, बस। रेडियन भी वही है विजुलाइज करने का तरीका। वो क्या कहता है, अगर 2 पाई रेडियन है तो 4 से कवर्ड है, तो पाई बाय 2 रेडियन है तो 1/4 कवर्ड, पाई बाय 6 रेडियन है तो 1/6 कवर्ड, और 1/12 कवर्ड है। जो भी सुनाई दिया क्या? बोलो, पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री ना, 30 डिग्री मतलब 1/12 कवर्ड है ना। इसका मतलब रेडियन, ये एंगल कुछ नहीं है। मेरी बात समझो बच्चों, जब मैं बोलता हूं कुछ नहीं है तो इसका मतलब भाड़ में जाए कुछ नहीं पढ़ना मुझे, बस एक लाइन। एंगल मतलब कितना रीजन कवर्ड है, और डिग्री मतलब एक तरीका रिप्रेजेंट करने का, और रेडियन मतलब दूसरा तरीका रिप्रेजेंट करने का, बस। लेकिन रेडियन से फीलिंग उतनी अच्छी नहीं आती, इसलिए हम डिग्री पढ़ते हैं, कुछ लोग ग्रेड पढ़ते हैं। सुनाई दिया? बस इतना सा। डिग्री से हमें समझ में आता है, अगर मैं बोलता हूं 90 तो तुरंत समझ में आता है 1/4, अगर मैं बोलता हूं 180 तो तुरंत समझ में आता है आधा, तो वो फीलिंग अच्छी आती है। लेकिन 3.14 रेडियन तो समझ नहीं आएगी कि 5, थोड़ा फील नहीं आता कि आधा कवर्ड है। सुनाई दिया? लेकिन दोनों का काम एक ही है कि उसको डाटा को पढ़ के हम फट से इमेजिन करें कि कितना कवर्ड है। सुनाई दिया? बोलो बच्चों। ऐसे ही प्लेन एंगल नहीं, अब हम पढ़ रहे हैं क्या? सॉलिड एंगल। ये लिखा हुआ है, तो ये क्या कहता है भैया, जैसे प्लेन एंगल कहता है कि प्लेन के एक पॉइंट, एक प्लेन में एक पॉइंट की चारों तरफ कितना रीजन कवर्ड है, ये जानने के लिए हम डिग्री और रेडियन ये सब पढ़ रहे हैं। वैसे एक नई क्वांटिटी है जो ये बताती है कि एक पॉइंट जब चारों से कवर्ड है तो इतना, कौन सा एंगल जब चारों से कवर्ड है तो इतना स्टे रेडियन, क्या? सॉलिड एंगल। उसको किसी में भी कहते हैं स्टे रेडियन, सही है। फिर से एक पॉइंट के चारों का रीजन कवर्ड है अगर प्लेन में, तो हम कहते हैं 2 पाई रेडियन ना। एक पॉइंट के चारों का रीजन कवर्ड है 3D में, तो हम कहेंगे 4 पाई रेडियन। काम खत्म करो। क्या कहेंगे? तो 2 पाई रेडियन मतलब आधा कवर्ड। यानी अगर एक पॉइंट के चारों का एक पूरा क्या बता दो तरबूज, तो फिर ये कहेगा कि कितना कवर्ड है ये तरबूज, कितने का एंगल का सब्टेंड का तो बता रहा है 4 पाई। तरबूज का आधा काट दिया 2 पाई, 1/4 काट दिया पाई, उसका भी 1/4 काट, आधा काट दिया पाई बाय 2। सुनाई दिया क्या बच्चों? बोलो, आराम से देखना। सुनाई दिया? समझ में आया? तो बताओ, अगर ये कमरा है, क्यूबिकल कमरा है, कैसा कमरा है? क्यूब है। ये देख अपना मान लो थोड़ा लंबा है, उसको क्यूब कर दो। ये मान लो ये फ्रंट, ये आधा, सही। ये पॉइंट, एक पॉइंट हमने लिया बीचों बीच, तो ये सरफेस 6 सरफेस दरवाजा बंद, ये पूरे सरफेस मिलके उसको चारों से कवर करके रखे हैं ना। कैसे कवर करके रखे? चारों से। तो हम कहेंगे कि सबके कारण जो एंगल बन रहा है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है कि उस पॉइंट के चारों तरफ मैंने क्या रख दिया? एक तरबूज रख दिया। क्या रख दिया? और तरबूज पूरे चारों तरफ से फुल है, कटा उटा नहीं है, तो अब कितना एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है? 4 पाई रेडियन। सुनाई दिया? अब इस तरबूज को, ये दीवारें बहुत पतली है, ये दीवारें क्या है? एकदम पतली, बहुत पतली, मतलब थिकनेस 0। इस तरबूज को इस तरह रखा कि तरबूज का सेंटर इस दीवार पे है, तरबूज का सेंटर इस दीवार पे है। सुनाई दिया? तो क्या लगता है उस पॉइंट का कितना पार्ट तरबूज कवर करके रखा है? आधा बाहर चला गया ना। तो ये जो कमरा है, ये कमरा, उसके कारण जो एंगल है वो तरबूज के आधे पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। क्या बोल रहा है? मेरी बात समझ में? ये तरबूज का आधा पार्ट इस कमरे के कारण एंगल को सब्टेंड करेगा, बताएगा। समझे कि नहीं? तो कितना कवर्ड होगा ये, यानी ये तीनों चारों 6 दीवारें मिलके कितना एंगल कवर कर रही है? 2 पाई। अरे पूरा कवर था तो कितना था? अब आधा ही कवर है ना, आधा बाहर चला गया। तो ये कमरा उस पॉइंट पे, यानी फेस पे, किसी पॉइंट पे जो कि तरबूज के सेंटर से रिप्रेजेंटेड है, कितना एंगल कवर कर रहा है?
2 पाई। मजा नहीं आया? स्टेरेडियन फिर से वापस फिर से बच्चों, मैंने कहा कि ये रिलेटिव कवर को समझने का तरीका है बस 3D में, यानी रिलेटिव पार्ट कितना कवर्ड है उसको समझने का तरीका है। तो अगर एक पॉइंट सेंटर पे लिया तो ये 6 दीवारें मिलके चारों से कवर कर रही है, यानी चारों से कवर कर रही है को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने एक तरबूज बना दिया, सही है। लेकिन ये जब उस फेस पे जाएगा तो आधा बाहर चला गया, आधा ही बचा जो रिप्रेजेंट करता है कि बाकी दीवारें उसके आधे पार्ट को कवर कर रही है, क्योंकि आधा तो बाहर चला गया। नहीं समझे? फिर से ये सारी दीवारें मिलके उस पॉइंट के कितने पार्ट को कवर कर रही है? ये दीवारें मिलके उस पॉइंट के कितने पार्ट को कवर कर रही है? आधा तो बाहर चला गया। क्या ये दीवारें बाहर कवर करेंगी क्या? तो आधा ही कवर करेगा। कितना कवर्ड है? सुनाई दिया? पक्का? अब ये कवर्ड है, ऐसे कहा ना, आधा है ना। अब इसको ले जाओ उस एज पे ले जाओ, उस एज पे ले जाओ, एज पे ले जाओ तो एज ऐसा आ जाएगा और आधा बाहर चला जाएगा। नहीं बार आधा बाहर चला जाएगा, आधे बचेगा कि नहीं ऐसा? तो कितना कवर्ड होगा? उसका भी आधा, यानी सेंटर पे कितना कवर्ड था? फेस पे आधा कितना हो गया? एज पे क्या तो कितना हो गया? तो उसका भी आधा बाहर चला गया। तो ये दीवारें अब उसका भी आधा ही बताएगी, दैट इज पाई स्टेरेडियन। सुना दिया? और अब कैसा दिख रहा है? एक तरबूज में 1/4। अब उसको स्कॉर्नर पे ले जाओ, किसका तो स्कॉर्नर, उसको तरबूज को उठा के उस कॉर्नर पे ले जाओ। क्या तुम्हें लगता है कि सेंटर को उस कॉर्नर पे जाने के लिए उस तरबूज का भी आधा पार्ट बाहर जाना पड़ेगा? बोलो बच्चों, आधा पार्ट बाहर जाना पड़ेगा, मतलब कि जो बच गया कवर्ड वो कितना है? कितना बोल रहे हैं? सुनाई दिया? बोलो बच्चों, समझ में आया? ये क्या बता रहा है? बता क्या रहा है स्टेरेडियन? अगर मैं स्टेरेडियन में बोल रहा हूं कि 5/4 स्टेरेडियन, 5/2 स्टेरेडियन है, तो इसका मतलब है कि एक पॉइंट के चारों के रीजन का कौन सा पार्ट कवर्ड है? ये 1/12। कितना? क्यों 1/12? 4π/12 नहीं, 1/12 नहीं, 1/2, हाँ 1/8। कितना? चलो मेरी बात समझो, फिर से एक बार बोल रहा हूं। सॉलिड स्टेट नहीं पढ़े हो ना तुम लोग, इंजीनियरिंग पढ़ोगे, एडवांस में है। बॉडी सेंटर, फेस सेंटर्ड, ऐसा तुमने सुना है कभी स्ट्रक्चर? ठीक है, ऐसा करो, एक मॉल, ये बड़े होते तो काम बन जाता। चलो लैटिस सुना है? लैटिस नहीं, लैटिस सुना है? चलो ठीक है, ठीक है, फिर मैं उसको थोड़ा सा जो बताया वो समझ में आया। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसी से आगे बढ़ाते हैं, जितना बोला है उसमें और थोड़ा आते हैं, देखते हैं, टेंशन नहीं लेने का। सॉलिड एंगल, फिर से थोड़ा मैथ में आता हूं। सॉलिड एंगल ये होता है एरिया अपॉन आर का स्क्वायर। प्लेन एंगल क्या होता है बच्चों? आर अपॉन रेडियस होता है ना। और ये क्या है? वो भी डायमेंशनलेस है, ये भी डायमेंशनलेस होता है, सही है, आराम से। लेकिन तुम बताओ, ये आर्क तब होगा ना जब आर्क ही होगा। पता नहीं क्या बोले अभी। अरे आर्क तो तब होगा जब ये सामने आर्क हो, तो आर्क अपॉन रेडियस। लेकिन अगर एक ऐसा वायर हो जाए तब हम एंगल कैसे निकालेंगे? जब आर्क हो तब तो आर्क अपॉन रेडियस कर लेंगे। ये वायर एंगल नहीं सबटेंड कर रहा है क्या? कर रहा है ना। तो जब वो वायर एंगल सबटेंड कर तो वो कैसे निकालेंगे बताओ? सोचो आराम से। हम एक आर्क के कारण कितना एंगल सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा है वो जानते हैं। कितना? आर्क अपॉन रेडियस। लेकिन एक रॉड के कारण हम एंगल चाहते हैं तो नहीं जानते? नहीं जानते ना। परेशानी कहां है फिर? नहीं, तुम क्यों नहीं बता पा रहे हो? क्या लग रहा है? आर्क अपॉन रेडियस करें तो क्या दिक्कत हो जा रही है? बोलो बच्चों, चुप मत बैठो। दिक्कत क्या हो जा रही है? बोलो, हाँ जोर से बोलो। क्या आर की बदल रही है? अरे आर बदल रहे है ना, तो क्या करते हैं ऐसे केस में? एलिमेंट ले लेते हैं। अरे क्या करते हैं?
अरे जब चीजें बदलेंगे तो क्या करेंगे, टुकड़ा ले लेंगे। सुनाई दिया? तो अगर मैं मान लो इस रॉड के कारण यहाँ पे सॉलिड एंगल चाहता हूं तो मैं एक टुकड़ा ले लेता हूं, ये दूरी तो उस छोटे से टुकड़े के लिए कांस्टेंट हो जाएगी ना दोनों की, बोलो बच्चों। और जब दूरी कांस्टेंट हो जाएगी, ये चाहिए, तो मैं क्या करूं, क्या ये आर्क है? नहीं, ये आर्क है ना, है ना ये आर्क। अरे ये बड़े से सर्किल का आर्क है कि नहीं, और रेडियस ये है कि नहीं। तो ऐसे में हम छोटे से टुकड़ा लेके और काम कर ले, और जो छोटा सा टुकड़ा चाहिए वो इस लेंथ का परपेंडिकुलर टू रेडियस वाला चाहिए। पता नहीं क्या बोलते रहते हैं, सुनाई दिया? फिर से बोलो, फिर से बोलो। जो मुझे छोटा सा टुकड़ा चाहिए वो इस रेडियस के परपेंडिकुलर चाहिए। इस रेडियस क्या चाहिए? तो हमें इस डीएल का एक कंपोनेंट चाहिए, है ना। तो क्या मैं अब जनरल कह दूं कि भैया तुम जो है गधे हो, ऐसा बता देते हो कि हम कंफ्यूज जाते हैं, बच्चे हैं हम। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? बोलो बोलो। और ऐसे ऐसे का क्या काम करता, सुनाई दिया? यानी आर्क है तो आर्क अपॉन रेडियस, आर्क नहीं है तो आर्क बनाओ। आर्क बनेगा कैसे? छोटा सा टुकड़ा लिया, उसका परपेंडिकुलर टू रेडियस कंपोनेंट लिया, और बस आर्क बन गया। बना कि नहीं? अब यहां बताओ, यहां बताओ, बोलो बच्चों। एरिया है तो बहुत अच्छी बात है। अरे एक स्फीयर ले लिया, छोटा सा एरिया लिया, कितना? डीए। रेडियस कितना है? आर। तो कोई दिक्कत नहीं, डीए अपॉन आर स्क्वायर का क्या, रेडियस कांस्टेंट की वेरिएबल कांस्टेंट है, और एरिया कितना होता है? ये दोनों निपट गए, आंसर कितना आएगा? स्टे रेडियन। अरे बोलो बच्चों, सुनाई दिया? ये तो कोई दिक्कत की बात नहीं। क्या हो अगर ऐसा कुछ हो जाए तब क्या करेंगे? ये डिस्क कार्ड यहाँ पे सॉलिड एंगल बताओ, सॉलिड एंगल समझ रहे हो? जैसे उसमें चार तरफ से ऐसे कवर्ड है ना, ऐसे इसमें भी ऐसे कवर्ड है ना, ऐसे बोलो। तो ये निकालना है तो गड़बड़ हुआ ना, तो क्या करना पड़ेगा? ऐसा एरिया लो जो रेडियस के परपेंडिकुलर हो। बोलो बच्चों, तब क्या करेंगे बच्चों? आ जाओ, आज ही आ जाओ, बताओ। तो डीए का कॉस थीटा ले लेंगे, क्या ले लेंगे बच्चों? अपॉन का क्या? एक्चुअली ये और कुछ नहीं, डीए कौन सा वाला चाहिए? परपेंडिकुलर, अपॉन का क्या? इंटीग्रेशन। और ये है सॉलिड एंगल जिसको हम ओम से डिनोट करते हैं। सुनाई दिया? बोलो बच्चों। तो जैसे प्लेन एंगल में हम आर्क अपॉन रेडियस जानते हैं, जैसे कूलम्स लॉ में हम पॉइंट चार्ज का जानते हैं, लेकिन जब लाइन के लिए पूछा जाता है तो गर्मी थोड़ी इतनी। जब पॉइंट चार्ज के लिए, लाइन चार्ज के लिए पूछा जाता है तो क्या कर देते हैं हम लोग? बोलो, टुकड़े टुकड़े कर देते हैं उसके। क्यों? जो मुझे नहीं आता उसको, तो मुझे किसका आता है सॉलिड प्लेन एंगल? आर्क का। और मुझे किसका नहीं आता? रॉड का, यानी एक लाइन का। तो हम उस छोटे से, उस पूरे लाइन को छोटे से आर्क में बदल देंगे। पहले छोटा टुकड़ा करेंगे और फिर उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे तो आर्क हो जाएगा, और आर्क अपॉन रेडियस से मुझे छोटा सा एंगल मिल जाएगा, इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा मिल जाएगा। यानी जो मुझे नहीं आता उसको जो मुझे आता है उसमें बदल देंगे। ऐसे ही एक सरफेस की बात करें तो सरफेस के लिए हमें कौन सा आता है? आर रेडियस का, और कौन सरफेस रेडियस के परपेंडिकुलर एरिया वाला आता है ना। हमें कौन सा पता है? रेडियस के परपेंडिकुलर एरिया। अरे पता है कि नहीं बच्चों? ये हर जगह परपेंडिकुलर वो वाला आता है ना। तो इसका मतलब कि कोई दूसरा सरफेस है जो रेडियस के परपेंडिकुलर नहीं है, तो मैं एक छोटा सा डीए ले लूंगा। क्या ले लूंगा? डीए। अरे बोलो, ये क्या ले लूंगा? डीए। क्या ले लूंगा? डीए। और उसका वो कंपोनेंट लूंगा जो इसके क्या हो? परपेंडिकुलर हो। डीए का क्या? cos थीटा, और अपॉन रेडियस करके डीए cos थीटा अपॉन आज का इंटीग्रेशन कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? सॉलिड एंगल। नहीं आएगा क्या? यानी जो मुझे नहीं आता उसको उसमें बदल दूंगा, और मुझे जो आता है वो उस एरिया का आता है जो रेडियस के परपेंडिकुलर है। तो जो एरिया रेडियस के परपेंडिकुलर नहीं है उसको छोटे छोटे टुकड़े करके और रेडियस के परपेंडिकुलर एरिया में लेके ये cos थीटा अपॉन आज कर दूंगा, आ जाएगा। सुनाई दिया क्या बच्चों? डेरिवेशन कल करा दूंगा इसका, आज के लिए इतना करके और आगे बढ़ता हूं। सही? तो अब सुनो, एक डिस्क के लिए सेंटर से
कुछ दूरी पे कितना सॉलिड एंगल होगा? क्या तुम सॉलिड एंगल फील कर पा रहे हो? ये इस पॉइंट पे सॉलिड एंगल मतलब ये कवर्ड रीजन, यानी चार तरफ कवर्ड होता तो कितना होता? 4 पाई। ये कितना कवर्ड है? इतना रीजन कवर्ड, क्योंकि डिस्क ने इतना रीजन कवर करके रखा है। फील कर पा रहे हो? ये देख पा रहे हो? तो ये जो सॉलिड एंगल होगा बच्चों वो होता है 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। अरे कुछ समझे क्या? कितना होता है? और तरीका क्या है? वही जो मुझे नहीं आता उसको जो मुझे आता उसमें बदल दूंगा। तो मुझे क्या नहीं आता? यहां पे एक्स डिस्टेंस एक छोटा सा टुकड़ा ले लो। अरे लेने गया ना, यहां पे ये पतला सा रिंग, पतला क्या ले लिया? रिंग। और ये क्या है? उसका रेडियस। उसका रेडियस है कि नहीं? और ये क्या है? कौन है बच्चों? 2 पाई एक्स कौन है? क्या हर बार बताना पड़ेगा मुझे ये चीज? 2 पाई एक्स कौन है? इनटू डीएक्स करने से क्या आएगा? तो बोलते क्यों नहीं हो? एरिया आया। लेकिन मुझे एरिया कौन सा चाहिए? जो रेडियस के। अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा? 2 पाई एक्स डीएक्स का। टफ पढ़ा रहा हूं क्या? सुनाई दिया? अरे हमने एक रिंग टाइप का एरिया लिया 2 पाई एक्स डीएक्स और उसका कौन सा कंपोनेंट ले लिया? जो रेडियस के परपेंडिकुलर है, तो उसकी तरफ वाला कंपोनेंट ले लिया। तो छोटा सा डी ओम क्या हो गया बताओ? 2 पाई एक्स डीएक्स का कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और आर ये निकालना है। अगर ये एक्स है और ये डिस्टेंस, ये आर छोड़ो, ये आर है तो वो कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। यही तो होगा। तो 2 पाई एक्स डीएक्स कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट का होल स्क्वायर। तब क्या? मुझे लगता है बाकी तुम कर लोगे। कर लोगे? आएगा यही। अभी तो याद कर लो। डेरिवेशन करना है तो कर सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं। क्या करके? x बाई आर। क्या होता है x बाई आर? बोलो x बाई आर बताओ बच्चों। x बाई आर बताओ। हाँ बोलो x बाई आर बताओ। tan थीटा। बोलो बोलो tan थीटा। x कितना? तो dx कितना है ना? ये सारी चीजें उठा के रख दोगे, इंटीग्रेट कर दोगे, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। तो समझ में आया? लेकिन हमें डेरिवेशन अवॉइड कर लेना है। तुम्हारी मर्जी, क्योंकि ऐसा तो 100 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो कोई बड़ी चीज तो है नहीं, कुछ सीखने को नया नहीं। सुना दिया? नया होता तो काम बनता। ये जो एकदम जैसे वायर का किया था ना हमने, वायर का एक छोटा सा एलिमेंट लेके किया था ना, वही एग्जैक्टली। उसमें भी तो x अपॉन r एक tan थीटा रख लिया था, छोटे पीछे कर लिया था, सेम काम किया था। तो फिर घर में कर लेना वो अलग बात। क्या मैंने सॉलिड एंगल के बारे में कुछ समझा पाया हूं? अच्छा, अब वापस आ जाओ मैथ से थोड़ा अलग हटके। फिर से सॉलिड एंगल क्या बताता है? सॉलिड एंगल बताता है कि एक पॉइंट के चारों का कितना रीजन कवर। पक्का? अगर ये मैंने क्यूब लिया, यानी इस दीवार से ये पिलर तक, ये क्यूब दिख रहा है ना, तो एक पॉइंट, ये पूरा दीवार बंद है चारों से, है ना, और पॉइंट यहाँ पे रख के मैं देख रहा हूँ कि क्या कोई रीजन खुला है इसका? वो दरवाजा भी बंद कर दिया है, तो चारों से बंद है ना। चारों से बंद है तो एक तरह से सॉलिड एंगल इस पॉइंट पे कैसा होगा? चारों से कवर। कितना होगा? 4 पाई होगा ना? पक्का? ये लाइन समझ में आती है? अब ये हटा के ये लंबा कर दो, ये क्यूबॉइड बना दो। क्या बना दिया? क्यूबॉइड। और चारों से बंद है। अब बताओ इससे सेंटर में सॉलिड एंगल कितना होगा? 4 पाई होगा। क्यों? अरे बोलो। अब सेंटर से हटा के इधर साइड में कर दिया। अब बताओ। नहीं, फेस पे नहीं रखा, यहां पे रख दिया, क्योंकि अभी भी चारों से कवर्ड है। उस कोने पे ले गए, कोने के बाहर नहीं, कोने पे 4 पाई। यानी इस रीजन में कहीं भी लेके घूमोगे तो सॉलिड एंगल क्या रहेगा? क्योंकि चारों से कवर्ड है। सुनाई दिया? यानी चारों से कवर्ड इज एंगल 4 पाई। लेकिन क्वेश्चन क्यों बनाता है? सेंटर पे रख के क्वेश्चन क्यों बनाता है? देखना, अगर सेंटर पे रखा तो सॉलिड एंगल कितना है? 4 पाई। अब ये एक फेस हटा दिया, अब बताओ सॉलिड एंगल कितना है? इसमें एक कॉन्सेप्ट है, सुनना, यूनिटरी मेथड। क्या? एंड सिमेट्री। यूनिटरी एंड सिमेट्री से सारे चैप्टर खत्म होता है। यूनिटरी एंड सिमेट्री से चैप्टर खत्म होता है। सुनना, तो बताओ अगर सेंटर पे देखेंगे क्यूबॉइड के, नहीं क्यूब के, इसके क्यूब के, तो 6 फेस एकदम आइडेंटिकल होंगे, तो 6 मिलके कितना सॉलिड एंगल बनाएंगे? तो एक कितना बनाएगा? 1/5। 4π/5 कितना बनाएगा? तो 5 कितना बनाएंगे? सॉरी 4π/6। हाँ, 6 मिलके कितना बनाएंगे? नहीं बात समझ में?
ये 6 फेस मिल के सेंटर पे कितना बना रहे हैं? तो एक कितना 4 पाई, तो एक कितना बनाएगा? तो 5 कितना बनाएंगे? 4 पाई बाय 6 इंटू 5। ये कब कर सकते हो? जब ये सिमेट्रिक हो। कैसे हो? लेकिन आप सेंटर पे ना देख के कहीं यहां पे देख रहे हो। अब बताओ चारों में 6 मिल के कितना बना रहे हैं? तो एक कितना बनाएगा? नहीं पता, क्योंकि अब सिमेट्रिक नहीं। अब सिमेट्रिक, इसका मतलब कि सेंटर के क्वेश्चन क्यों बनते हैं? क्योंकि सिमेट्रिक बनते हैं। स्पेस को साइड कर दिया तो क्या बने? गड़बड़ हो गया। समझे कि नहीं? इसका मतलब क्वेश्चन जब भी बनेगा तो कोशिश करो कि सिमेट्रिक पहचानो। उसका क्या पहचानो? अगर सिमेट्रिक नहीं पहचाने क्वेश्चन गलत होने वाला है। और वो जानबूझ के ऐसा देगा कि तुम्हें सिमेट्री ना दिखे, जानबूझ के ऐसा देगा कि तुम्हें सिमेट्री ना दिखे। क्या मतलब? ये कौन है? क्यूबॉइड क्यूब है, सेंटर पे हमने देखा तो क्या था? सिमेट्री था। बोलो बच्चों, सेंटर पे सिमेट्री था। इसी क्वेश्चन को बोलेगा कि एक फेस कितना सॉलिड एंगल सब्टेंड करेगा? क्या बोलोगे? बोलो फिर से। 4 पाई बाय 6। अब देखो बेकूफ बनाएगा, वो बोलेगा कि ये एक दीवार मतलब प्लेट है जिसका साइड कितना है? 1। सेंटर से a/2 डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पे सॉलिड एंगल बताओ। क्यों? इसको देखा इसलिए पता है। इसको हटा दो जरा, अब देखो क्या दिखेगा? सिमेट्री। यानी वो चाहेगा कि तुम सिमेट्री मत देखो, लेकिन तुम्हारा अल्टीमेट एम क्या है? सिमेट्री देखना और फिर यूनिटरी लगाना। सुनाई दिया? सॉलिड एंगल केस में जो बोल रहा हूं चिल्ला चिल्ला के सुनो। सिमेट्री फिर यूनिटरी। सुनाई दिया? बोलो बच्चों। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि ये एक क्यूब के एक फेस का पूछ रहा है और ये सेंटर में उसका है कि नहीं? सेंटर, क्योंकि सेंटर a/2 पे होता है कि नहीं यहां से। लेकिन वो एक फेस देके बेवकूफ बना रहा है, हमें विजुलाइज नहीं करने दे रहा है। वो चाह रहा है कि हम विजुलाइज ना करें। सुनाई दिया? ओके, ये हो गया तुम्हारा एक। और भी हो सकता है, ऐसा ही कुछ भी बताएगा। कैसे बताएगा वो देखना। ये बताओ, ये एक ब्रिक है, ब्रिक। अब ब्रिक का ये कॉर्नर है, सही है? ब्रिक के एक कॉर्नर को कुछ अलग कलर कर दिया, सही है? कौन बताएगा? उसको ढकने के लिए मैं चाहता हूं कि दूसरे ब्रिक्स लगाऊं और उसको ढक दूं, मुझे दिखे नहीं, चाहे जहां से देखने की कोशिश करो। कितने ब्रिक्स लगाने पड़ेंगे? तुम क्वेश्चन समझे? ये एक ब्रिक है, इस ब्रिक के इस कॉर्नर पे क्या है? एक कलर है, एक पॉइंट या एक छोटा सा स्फीयर रख दिया है। क्या रख दिया है? ब्लू कलर का छोटा सा स्फीयर, सही? और मैं चाहता हूं कि उसको चाहते से मतलब कहीं से मैं घूम के देखूं, दिखे ही ना। अभी ये कॉर्नर है और कहीं से भी ना देखो, तो कितनी हीट रखनी पड़ेगी? सोचो, कितनी रखनी पड़ेगी? 4। कैसे? 1 रख दिया, 2 रख दिया, 3 रख दिया, 4 रख दिया। ऊपर से नहीं दिख रहा है क्या? 5। कॉर्नर कॉर्नर जोड़ना है। ऊपर भी 4 रखोगे बच्चों, ऊपर भी क्या रखोगे? 4, तब जाके होगा। अरे बोलो, तब जाके ढकेगा ना पूरा। कितने रखने पड़ेंगे? 7 और। अरे कुछ समझ में आया? बोलो भाई। इसका मतलब इस पॉइंट को कवर करने के लिए ऐसे से कितने रखने पड़े? तो 8 रखने पे पूरा कवर्ड हो गया। यानी 8 मिल के सॉलिड एंगल कितना सब्टेंड कर रहे हैं? 4 पाई। 8 मिल के कितना कर रहे हैं? ये कितना करेगा? 4 पाई बाई। यही उस पॉइंट पे है, वो जो पॉइंट है ना, उसका एक ये ब्रिक है और वो कॉर्नर उसका एक पॉइंट है, यही वाला। कुछ समझ में आया? अच्छा, ये एक अगेन ब्रिक है और मैंने यहां पे ऐसे कोई कलर रख दिया, एक स्फीयर छोटा सा रख दिया। अब कितना कवर करना पड़ेगा? करने के लिए कितना ब्रिक रखना पड़ेगा? ये ब्रिक समझ रहे हो ना? ऐसे ब्रिक बोलो, कितना रखोगे कवर हो जाए? 3। कितना? और एक पीछे रखोगे और 2 ऊपर रखोगे। रखोगे कि नहीं? बोलो बच्चों, तब जाके कवर होगा ना? कितने मिलकर उसको कवर कर रहे हैं? 3 और 4। कुल कितने मिलकर कवर कर रहे हैं? 4 मिलकर कितना सॉलिड एंगल बना रहे हैं? 4 पाई। तो ये कितना बनाएगा? यही वो एच है।
इसका मतलब कि अगर मैं पॉइंट एच पे लूं तो एक ब्रिक कितना कवर करेगा 4π/4। अरे भाई 4 मिलके इसको कवर कर रहे हैं तो 4 मिलके 4π, तो एक ब्रिक कितना 4π/4। सुनाई दिया क्या बच्चों? तो कॉर्नर वाला 8 समझ में आ रहा, 8 ब्रिक मिलेंगे इसलिए एक का हो जाएगा 4π/8। एज वाला 4 ब्रिक मिलके कवर करेंगे तो एक हो जाएगा 4π/4। बोलो बच्चों। और फेस पे होता तो कितने कवर करना पड़ता? अभी स्टेज पे मैंने एक कवर कर दिया, उसको कवर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक और तो कवर हो जाएगा कि नहीं? छुप जाएगा ना। यानी फेस पे कवर करने के लिए दो, तो दो मिलके कवर करने कितना हो जाए 4π, तो एक कितना होगा 2π। सुनाइएगा बच्चों। बोलो भाई। यानी कुल मिला के तुम क्या कर रहे हो? कितने ब्रिक्स रख के उसको कवर कर दे ऐसा। क्लियर है? कितने ब्रिक रख के कवर कर दे ऐसा, समझ रहे हो ना? अब मेरे पास ट्रायंगुलर ब्रिक हो गई। कितनी ब्रिक हो गई? ट्रायंगुलर ब्रिक हो गई। ट्रायंगुलर ब्रिक्स सुनाई दिया? इक्विलेटरल ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल? अब ये कॉर्नर है, कवर करना है उसको। चलो बताओ कितना ब्रिक समझ रहे हो ना तुम? थोड़ा गड़बड़ बन गया, देख लेना, सही ना? क्या बना रहा था मैं? ये ब्रिक है, अब समझ गया है? और इस कॉर्नर को कवर करना है। बताओ कितना करना पड़ेगा? 7 पक्का? 11 और बच्चों ये का कितना है 60, तो ऐसे से 6 लगाने पड़ेंगे यहाँ पे, तो एक फेस कवर होगा और ऊपर भी 6। समझे? कितना लगाना पड़ेगा? 11 और यानी टोटल कितना 12। तो बताओ एक कितना सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा 4π/12। अरे कर लोगे? इमेजिनेशन, समझे? अपन ही भगवान है टाइप का, सब आता है मुझे, सब दिखता है मुझे ऐसा वाला। वो तो मैं देखता नहीं हूं, नहीं तो ऐसे देखो, उसको देखो, विजुलाइज करो। विजुलाइज नहीं करो तो दिमाग काम नहीं करेगा, तो काम खत्म है। तो दिमाग काम कराना पड़ेगा, दिमाग को काम कराना पड़ेगा, मतलब बोलना पड़ेगा। एकदम आता है मुझे तब दिमाग काम करेगा। बोलो मैं गधा हूं तो थोड़ी काम करेगा। तुम बोलो गधा है तो फिर गधा होता है, वैसे हो जाए। क्या समझे? सुनाई दिया मैंने क्या कहा? खत्म करो उसको, हो जाएगा। तो मैंने एक वर्ड बोला है इस चैप्टर के लिए। इस चैप्टर का मेन थीम यही है, क्या? सिमेट्री देन यूनिटी, सिमेट्री देन। और भी क्वेश्चन बनेंगे। तो सॉलिड एंगल के आगे निकले हम लोग। एक लास्ट क्वेश्चन करा देता हूं, क्वेश्चन नहीं जो याद करने वाली चीज है। एक क्यूब है, थोड़ा गड़बड़ बता दिया मैंने, सही है? और ये सेंटर है, सही? तो 1 फेज 2 3 4 सुनना, यानी ये क्यूब यही है, एक फेज देख रहे हो ना, ये इधर यहाँ पे क्यूब दिख रहा है ना, ये लगभग आधा। अरे बोलो बच्चों, एकदम क्यूब है, ये 26 फीट है और ये 14 फीट है। थोड़ा सा ही मतलब ये पिलर को उस साइड पे ले लेंगे तो ये क्यूब है, सही? अब बताओ, अब मुझे बताओ 1 2 3 4, तो सॉलिड एंगल एट 1 2 3 एंड 4। चलो बताओ, चलो बताओ मुझे फटाफट जल्दी से।
1 4 से कवर्ड है तो 4 पाई, ये आधा कवर्ड फेस है ना, तो आधा कवर्ड है, आधा खाली रहेगा बाहर, तो कितना, और ये कितना रखना पड़ेगा 4 ना, ऐसे 4 रखोगे तब कवर होगा ना, तो ये कितना 4 पाई बाई 4 कितना हो जाएगा भाई, ये सब स्टेरेडियन, रेडियन नहीं है, क्या है अलग क्वांटिटी है ना, तो रेडियन नहीं बोल सकते, गलत हो जाएगा, पाई का मतलब रेडियन नहीं होता है, पाई तो वैल्यू है, यूनिट रेडियन है, और ये कितना हो जाएगा बच्चों पाई बाई कितना हो जाएगा, सुनाई दिया, सुनाई दिया, अब बताओ 4 पे यानी उस कॉर्नर पे, उस कॉर्नर पे ध्यान से ना, ध्यान से, चलो बताओ फिर से एक बार, ये बताओ ये जो कॉपी है, ये कॉपी है, दिख रहा है सबको, अगर मैं यहाँ पे रखूं तुम्हें दिख रहा है, अच्छा यहाँ पे रखने पे कितना एंगल सबटेंड हो रहा है 2 पाई, आधा कवर्ड है ना, आधा खुला है, क्या यहाँ पे रखने पे भी आधा कवर्ड दिख रहा है तुम्हें, अब तो कम है ना, पता नहीं क्या बोलते रहते हैं, यहाँ पे एकदम ऊपर रखो तो उस पॉइंट का आधा ये कॉपी कवर करके रखा है और आधा खाली है, तो कितना हो जाएगा 2, लेकिन क्या ये ऐसे रखने पे तुम्हें दिख रहा है कि उतना ही कवर है या थोड़ा कम कवर हो गया, कम हुआ ना, बोलो बच्चों कम हुआ कि नहीं, और दूर करने पे जैसे वहां पे 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा था, थीटा जैसे एक तरह से डिस्क नहीं है बस ये है, लेकिन लिखा था मैंने 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा, जैसे जैसे दूर होगा वैसे वैसे थीटा क्या होता जाएगा कम, थीटा क्या होता जाएगा, तो 1 में से कॉस थीटा ज्यादा माइनस होता जाएगा और एंगल क्या होता जाएगा कम, सुनाई दिया मैंने क्या कहा, तो जैसे जैसे दूर जाओगे वो एंगल कम सबटेंड होगा, पहले यहाँ पे है तो ऐसा दिख रहा है तुम्हें, जब दूर जाएगा तो और कम, और दूर जाएगा तो और कम, एंगल कम होता जा रहा है, तो सब एंगल जो सॉलिड एंगल वो भी कम होता जा रहा है, बोलो बच्चों, एक तो ये तरीका हो गया दूर जाने से एंगल कम सबटेंड होता है, दूसरा ये बताओ ये पॉइंट है तो कितना एंगल है समझ में आ रहा है, अब क्या लगता है कि उतना ही सॉलिड एंगल सबटेंड हो रहा है, दिख रहा है सबको, और पीछे जाओगे तो और उतना ही सब सॉलिड एंगल सबटेंड हो रहा है, मेरी बात समझ में आई क्या, फिर से यहाँ पे बीचों बीच सॉलिड एंगल ऐसा सबटेंड हो रहा है ना, साइड जाओ क्या वैसे सबटेंड हो रहा है, एकदम ऐसे लाइन में चले जाओ, सॉलिड एंगल कितना है 0 है, अरे भाई ये फेस इस जगह पे कोई सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा है, क्योंकि इसका प्रोजेक्टेड एरिया कितना है 0, यानी इसका परपेंडिकुलर एरिया कितना है 0, पता नहीं क्या बोलते रहते हैं, सुनाई दिया, पकड़ो, इसका मतलब ये हुआ बच्चों, मैं जो बताना चाहता हूं वो क्या है, सुनना, मान लो ये कोई सरफेस है, सरफेस है ऐसा, और यहाँ पे सॉलिड एंगल देखोगे, मान लो ऐसे चलो रख देते हैं, तो ये सॉलिड एंगल दिख रहा है क्या सबको, ये और ये सॉलिड एंगल है ना बच्चों, अच्छा अगर मैं थोड़ा पॉइंट साइड रख लूं तो क्या तुम्हें लगता है कि सॉलिड एंगल वैसे उतना ही होगा या थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा कम, ये सॉलिड एंगल थोड़ा कम हो जाएगा, अगर तुम उसी प्लेन में कहीं रख दोगे तो ये सॉलिड एंगल सब एक ही लाइन में हो जाएगा ना बच्चों, तो कोई सॉलिड एंगल बनेगा नहीं, 0 हो जाएगा, क्योंकि सॉलिड एंगल के लिए कौन सा एरिया चाहिए, परपेंडिकुलर एरिया चाहिए, कौन सा चाहिए, और मैं जैसे साइड जाऊंगा परपेंडिकुलर एरिया क्या होता जाएगा कम, क्या होता जाएगा, और एकदम उस प्लेन में आ जाऊंगा तो परपेंडिकुलर एरिया कितना हो जाएगा 0, तो सॉलिड एंगल कितना हो जाएगा 0, सुनाई दिया, तो उस जगह पे ये सारे प्लेसेस मिलके कितना सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहे थे π/2, कितना कर रहे थे, क्योंकि 8 ऐसे लगते, कितने लगते, तो 8 मिलके 4 पाई, तो ये कितना 4 π/8, दैट इज π/2, पक्का, तो ये बताओ उस जगह पे ये फेस कितना सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा है, ये वाला, हाँ बोलो, ये तो कर ही नहीं रहा है, क्योंकि फेस के ऊपर ही है, और फेस के ऊपर है तो सॉलिड एंगल होता है क्या, यहां रहता तब होता ना, क्या है क्या, और ये वाला फेस, और ये वाला फेस, सोच के समझ के, क्या इस पेज पे वो पॉइंट है तो क्या ये सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा उस पॉइंट पे, नहीं, इस पेज पे है तो क्या सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा, नहीं, यानी ये तो 3 एडजेसेंट फेसेस है, उसका सॉलिड एंगल कितना हो जाएगा 0, यानी π/4 का जो π/2 का जो सॉलिड एंगल है वो 3 एडजेसेंट के कारण नहीं, तो फिर किसके कारण है, 3 फ्रंट फेसेस, इसके, इसके और इसके कारण, सुनाई दिया, इसका मतलब ये हुआ कि इस कॉर्नर पे अच्छा चलता है तो दिक्कत हो गई है, तो बच्चों इसके ऊपर जो सॉलिड एंगल ये वाला नहीं सबटेंड करेगा, 0 हो जाएगा,
ये वाला भी नहीं सबटेंडेड, जीरो हो जाएगा, और पीछे जो एडजेसेंट है वो भी जीरो हो जाएगा, तीन जीरो हो जाएंगे। तो तीन, एक, दो और तीन जो बच गए, ये फ्रंट, ये साइड और ये बेस, यही तीनों सबटेंडेड रहेगा ना वहां पे सॉलिड एंगल। और अगर ये क्यूबॉइड है, क्यूब है, तो इसके लिए ये तीनों सिमेट्रिक होंगे। तीनों क्या होंगे? तो इसके लिए ये फ्रंट, फिर से इस कॉर्नर के लिए ये फ्रंट, ये बेस और ये फ्रंट तीनों सिमेट्रिक होंगे। और ये तीन के कारण सॉलिड एंगल क्या होगा? जीरो। कुल फेसेस कितने होते हैं? 6। 6 में उस कॉर्नर पे तीन तो बेकार हो गए और तीन इक्वल हो गए। तीन क्या हो गए? तो एक फेस उस पे कितना एंगल सबटेंड करेगा? 5/6। तीनों मिलकर कितना कर रहे थे? 5/2। 6 मिलकर कितना कर रहे थे? 5/2। ये तीन तो कर नहीं रहे थे, तो ये तीन मिलकर कितना कर रहे थे? तो ये कितना करेगा? सुनाई दिया? तो सॉलिड एंगल जो कॉर्नर पे है वो तीन एडजेसेंट फेस के कारण नहीं है, तीन फ्रंट फेस के कारण है। और तीन फ्रंट फेस के कारण तो एक फेस कितना सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा? 5/6। सबको समझ में आया? समझ में आया? ये जरूरी है, लेकिन ये सब सिमेट्री नहीं होता तो नहीं होता। ये क्यूबॉइड के लिए नहीं लगेगा। किस तरह नहीं लगेगा? क्यूबॉइड के लिए नहीं लगेगा। क्लियर है सबको? बोलो बच्चों। हाँ, तो इसका मतलब चलो, एक्चुअली सॉलिड एंगल जो हम पढ़ रहे हैं वो स्केलर की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह? और स्केलर की तरह बिहेव करता है तो ऐड होता है। सब क्या होता है? ऐड। कैसे? प्रोपोर्शन में। वही किसी पॉइंट पे जो फ्रंट यानी सरफेस जो है कितना एंगल सबटेंड कर रहा है उसका रेशियो ही तो है। वापस पता नहीं क्या बोले, फिर से। सॉलिड एंगल असल में मैंने पहली लाइन क्या बोली थी, ये बताते हैं किसी पॉइंट पे चाहते हो कितना रीजन कवर्ड। और हम जो पढ़ रहे हैं वो ये जानना चाहते हैं कि कोई एक फेस किसी जगह पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, मतलब वो कितना रीजन कवर करके बैठा है। सुनाई दिया क्या बच्चों? अगर एक सिलेंडर के दोनों फेसेस, साइड फेसेस कवर कर रहे हैं तो बीचों बीच पॉइंट ले, कहां ले? तो इस फेस के कारण और इस फेस के कारण सॉलिड एंगल सेम होगा कि नहीं? बोलो बच्चों। और इस फेस के कारण, इस फेस के कारण और कट सरफेस तीनों का जोड़ दोगे तो कितना आएगा? 4π, क्योंकि चारों से कवर्ड है। तो अगर मान लो एक फेस के कारण देख के और कर्व के कारण पूछे तो निकाल पाओगे कि नहीं? एक फेस के कारण दे दे लेट x, तो दोनों का मिला के कितना होगा? 2x प्लस कर्व इक्वल टू 4π, तो कर्व का निकल जाएगा ना। ऐसे क्वेश्चन कराता है, यानी सिंपल स्केलर एडिशन। सिंपल स्केलर एडिशन के क्वेश्चन कराता है। मेरी बात समझ में आई? तो फिर से सॉलिड एंगल के क्वेश्चन एक्चुअली फ्लक्स के क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में सॉलिड एंगल थोड़ा सा दिया हुआ है, उतना नहीं दिया है, क्योंकि डायरेक्ट फ्लक्स डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन सॉलिड एंगल बताने से क्या होगा, कुछ रिजल्ट हमारे दूसरी जगह काम आ जाते हैं। एग्जांपल के लिए एक बल्ब जल रहा है सेंटर पे, क्यूब के सेंटर पे एक बल्ब जल रहा है, क्यूब के सेंटर पे 100 वाट का, चलो 150 वाट का, सही है। तो एक फेज पे कितनी एनर्जी पड़ रही है? एक सेकंड में, एक फेज पे एक सेकंड में कितनी एनर्जी पड़ रही है? अब इसको तुम सॉलिड एंगल से करो या यूनिटरी मेथड से। बात देखिए, मैंने कहा ना सॉलिड एंगल है और कुछ नहीं, यूनिटरी मेथड है। तो भाई कितना टोटल निकल रहा है एनर्जी? 150। कितने फेज पे पड़ रहा है? एक पे कितना है? 25 वाट, काम खत्म। अरे बोलो। अब इसको सॉलिड एंगल से भी कर सकते हो कि छह तरफ, यानी 150 है 4 पाई पे, तो क्या होगा? एक फेज कितना होता है? 4 पाई 6 पे। बात तो एक ही है ना। यानी सॉलिड एंगल और कुछ नहीं करता है, बस एक और तरीका बता देता है, यूनिटरी मेथड का दूसरा फॉर्म है और कुछ नहीं। सुनाई दिया? लेकिन इसमें कुछ रिजल्ट आ जाते हैं तो फायदेमंद हो जाता है। 2 पाई 1 - cos थीटा ब्रैकेट में ये क्या हो गया? फॉर्मूला आ गया। तो फॉर्मूला आ गया तो अब रेशियो देखना आसान हो गया ना। बोलो बच्चों। तो बताओ, ये है एक स्क्वायर, मतलब सॉरी स्फीयर, और ये है उसके डायमीटर से पास करने वाला प्लेन। डायमीटर से पास करने वाला, तो ये प्लेन इस सर्कमफ्रेंस के यानी मैक्सिमम डिस्टेंस पे बीचों बीच जो सर्कमफ्रेंस है उस पे कितना सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा है? बताओ। ये जो प्लेन है जो बीचों बीच डायमीटर सेंटर से जा रहा है, सेंटर से पास कर रहा है, वो इस सर्कमफ्रेंस के किसी पॉइंट पे, इस एकदम टॉप पॉइंट पे कितना सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा है? बताओ जल्दी। ये कौन है? डिस्क। ये कौन है? रेडियस।
ये भी कौन है, तो ये कौन है 45, तो कितना है, और एंगल 45 तो कितना शॉर्ट एंगल, अरे या तो सिमेट्री यूनिटी से हो जाएगा और नहीं तो इस फॉर्मूले से हो जाएगा। और कोई बचा के और कुछ पढ़ाया क्या मैंने आज, तो या तो सिमेट्री यूनिटी लगाओ या ये फॉर्मूला लगाओ, वो टेस्ट है ना। बोलो बच्चों, हो गया काम खत्म। सही, समझ में आया, हो गया काम खत्म इस टाइप के। तो सॉलिड एंगल खत्म हो गया है, फ्लक्स कल, और फ्लक्स में सॉलिड एंगल की जरूरत होती है, इससे मैंने पढ़ाया। ठीक, आज के लिए इतना है।